सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। काशी तमिल संगम में पहुंचे टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन। कबाड़ की दुकान में कार की सीट बेल्ट से लटकता मिला 25 वर्षीय युवक का शव। फिल्म स्टार अजय देवगन बनारस की सड़कों पर खुली जीप में आए नजर। और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की भारी जीत पर काशी के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। और अब समाचार विस्तार से। काशी तमिल संगमम में बुधवार को टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन पहुंचे। काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम स्थल एम्फीथिएटर ग्राउंड में बुधवार को टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन पहुंचे। उनके साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति सुधीर कुमार जैन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री चंद्रशेखरन ने कार्यक्रम स्थल पर लगे सभी स्टॉल का भ्रमण किया। इस दौरान विभिन्न स्टॉलों के पुस्तकों को देखा। संस्था के लोगों ने उन्हें पुस्तक भी भेंट दी। इसके उपरांत उन्हें काशी तमिल संगमम का स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम भेंट किया गया। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम स्थल पर भ्रमण के बाद चंद्रशेखरन ने कहा कि काशी और तमिल का संबंध हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ हो रहा आयोजन इस संबंध की मजबूती को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव काशी और तमिलनाडु के लोगों को आपस में जोड़ेगा। इस आयोजन के जरिए संस्कृति, साहित्य और फूड के माध्यम से दूर दराज के लोगों को मिलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में आकर काफी अच्छा लगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे सुंदर रूप यहाँ देखने को मिल रहा है। काशी तमिल संगम function, the connection between Kashi and Tamil Nadu has existed for thousands of years, and the showcasing of this connection in various forms of literature, arts, culture, food is just very impressive, and it is a thing that will promote integration between Tamil Nadu and Varanasi and North in general. It is such a fantastic initiative. I am glad I could have the opportunity to visit. बुधवार की सुबह 25 वर्षीय युवक का शव राजा तालाब स्थित कबाड़ की दुकान पर कार की सीट बेल्ट से लटकता मिला। राजा तालाब स्थित कबाड़ की दुकान में बुधवार की सुबह 25 वर्षीय युवक का शव कार के सीट बेल्ट से लटकता मिला। इससे सनसनी फैल गई। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया। सूचना के बाद डीसीपी गोमती जोन विक्रांत वीर व एसीपी अंजनी कुमार राय घटनास्थल पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड टीम ने घटनास्थल पर छानबीन की। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। दिलीप गुप्ता अपने चाचा संतोष गुप्ता की कबाड़ की दुकान में काम करता था। वह रात में भी दुकान पर ही रहता था। मंगलवार की रात दुकान में सोया था। बुधवार की सुबह संतोष अपनी दुकान पर गए तो देखा कि दिलीप का शव सीट बेल्ट के सहारे लटक रहा है। इससे वह अवाक रह गए। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव लटकाए जाने का आरोप लगाया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटनास्थल पर डीसीपी और एसीपी दलबल के साथ पहुंचे। पुलिस ने परिजनों व आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की। वहीं घटनास्थल का मुआयना कर सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की। पुलिस के खोजी कुत्ते ने भी घटनास्थल पर भ्रमण कर साक्ष्य ढूंढने की कोशिश की। रोज जाते हैं, रोज का डेली का हमारा नियम है। सुबह जाते थे, बुलाए, गाड़ी मंगाना था हमको, 5 बजे बुलाए, वो सुबह नहीं किया। अच्छा, तो अपना मोबाइल बाहर के देखे तो लगते हैं आपके उसी टीन साइड में। ऊंचाई पर्याप्त थी कि क्या पैर और जमीन पे था? जमीन छुआई थी। पैर जमीन पे टच। कहीं चोट वोट भी लगा था? सर में चोट लगा था, हल्का सा रहा था, ज्यादा तो क्या किसी से कोई रंजिश कोई रंजिश तो नहीं था। लड़का कोई गलत संगत का? कोई संगताना भी नहीं था गलत। सिगरा स्टेडियम में हो रहे विकास का खामियाजा दर्जनों पेड़ों को भुगतना पड़ रहा है। इन पेड़ों को एक झटके में जमींदोज कर दिया गया। सिगरा स्टेडियम में दर्जनों पेड़ों को मौत की नींद सुला दिया गया। डीएफओ ने कहा इन पेड़ों को सिर्फ तभी किया जा सकता था चाहे सड़क बन रही हो या पुल। हर बार विकास कार्य का खामियाजा पेड़ों को ही भुगतना पड़ता है। जिन पेड़ों को माली बरसों की मेहनत से पाल पोस कर बड़ा करता है
उन्हें एक झटके में जमींदोज कर दिया जाता है। ताजा मामला सीगरा स्टेडियम का है। यहाँ स्मार्ट सिटी द्वारा लंबे चौड़े विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल और नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल है। इन विकास कार्यों के रास्ते में दर्जनों पेड़ अचानक बाधक बन गए। नतीजा ये हुआ कि एक झटके में इन पेड़ों को जड़ से उखाड़कर धराशायी कर दिया गया। इन पेड़ों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये बोल नहीं सकते थे, न ही कोई प्रतिकार कर सकते थे। असंवेदनशील समाज से भी इनके लिए कोई आवाज उठाने सामने नहीं आया। नई तकनीक से इन्हें जड़ सहित एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर लगाया जा सकता था। आज ये जमीन पर निर्जीव पड़े हैं, इनके लिए कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं है। इनमें 2 दशक पुराने पाम ट्री भी हैं, जो कभी स्टेडियम की खूबसूरती में 4 चांद लगाया करते थे। सीगरा स्टेडियम में पेड़ों की कटाई के विषय में जब मीडिया ने वाराणसी के डीएफओ से बात की तो उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी ने इसकी अनुमति ली है। शर्तों के अनुसार उन्हें एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने होंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या इन पेड़ों की शिफ्टिंग नहीं हो सकती थी तो उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी को इसका सुझाव दिया गया था, लेकिन इसके लिए वन विभाग बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि यूपी में ऐसा कोई बाध्यकारी कानून नहीं है। काशी तमिल संगमम में लगे पेंटिंग के स्टॉल भी कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में चल रहे काशी तमिल संगमम में लगे स्टॉलों की अपनी अलग विशेषता है। यहाँ हस्तशिल्प कला के स्टॉल पर तंजावुर की विशेष पेंटिंग कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र है। खास बात यह है कि इस पेंटिंग कीमत 3500 रुपए से शुरू होकर 24 लाख रुपए तक की है। इस स्टॉल को लगाने वाले वी गोपीराजू और स्वामीनाथन हैं। गोपीराजू बताते हैं कि इनके पास 2 बहुत कीमती पेंटिंग है। इनमें एक की कीमत 10 और दूसरे की 24 लाख है। इसके अलावा 3500 से 40,000 तक की पेंटिंग भी है। इन पेंटिंगों को वी गोपीराजू और स्वामीनाथन ने बनाया है। उन्होंने बताया कि छोटी पेंटिंग बनाने में 1 से 2 माह लग जाते हैं। तंजावुर की बड़ी पेंटिंग बनाने में लगभग 1 साल का वक्त लगता है। इसमें सारे कार्य हाथ से होते हैं, मशीन का प्रयोग नहीं होता। विशेष बात यह है कि तंजावुर की पेंटिंग बनाने में सोने का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही विशेष प्रकार की मोतियों का भी प्रयोग किया गया है। ऐसी कलाकृति बहुत कम ही स्थानों पर उपलब्ध है। तंजावुर की पेंटिंग बनाने वाले वी गोपीराजू को स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड, शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही इनको कई सम्मान मिल चुके हैं। वी गोपीराजू और स्वामीनाथन अब तक इस कला के लिए 1000 लोगों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। 3000 से आपको 24 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक भी है। पूरा काम का ऊपर है। आप कितना बड़ा पेंटिंग चाहिए बोल रहे, इसका ऊपर पूरा रेट रहता है। ये पूरा सोना का रहता है। वो पेंटिंग पूरा पेंट करके इसका डेकोरेशन दूसरा गोल्ड पे करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, नहीं तो पंचलोक ऐसा करता है पूरा। तो कहाँ के ये लोग रहने वाले हैं और क्या नाम है इन लोगों का? ये लोग है ना तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में तंजावुर गांव पे बनता है ये लोग पूरा। इनका नाम गोपीनाथ है, सार का नाम स्वामीनाथ है। तो ये लोग कितनी पीढ़ियों से बनाते आ रहे हैं अभी, और कितने लोगों को प्रशिक्षित कर चुके हैं इस कला में? ये लोग स्टडी पूरा सिखाया, 500 से 1000 लोग तक ये लोग सिखाया था पूरा ये कला पूरा। ये लोग 5 जनरेशन से बना के आ रहा है ये पूरा। ये मतलब पूरा है कि अपने जो पीढ़ी है उसको संभाले हुए अभी तक ये चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। यही पूरा जनरेशन काम यही है। यहाँ पे जो पेंटिंग रखी गई है तो क्या वो केवल दिखलाने के लिए है या नहीं? ये एग्जीबिशन प्लस सेल है। सेल्स भी कर रहे हैं ये लोग, सेल्स के लिए रख रहे हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत आने पर वाराणसी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत आने पर वाराणसी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जीत का जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। यह कार्यक्रम पार्टी के उत्तर प्रदेश महासचिव श्रम प्रकोष्ठ अभिषेक सिंह व वार्ड नंबर 18 नई बस्ती के मोहम्मद कैफ के सानिध्य में आयोजित किया गया। इस दौरान मोहम्मद कैफ ने बताया कि जिस तरह से दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में भाजपा का पत्ता साफ हुआ है, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश महासचिव श्रम प्रकोष्ठ अभिषेक सिंह, वार्ड अध्यक्ष अल्लादीन खान, पीयूष श्रीवास्तव, महासचिव उत्तरी विधानसभा मोहम्मद कैफ, संतोष राजभर, रजनीकांत गौतम, सिराजुद्दीन अंसारी आदि लोग मौजूद थे। दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल की है और जो 15 साल से भ्रष्टाचार हुई वहाँ पे सरकार थी भाजपा की, उसे खत्म करते हुए अपनी एक नई मुकाम आम आदमी पार्टी ने हासिल किया है और भ्रष्टाचार को, दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का भी काम किया है। तो इसी तरह अब जिस तरह से दिल्ली से शुरुआत हुई है एमसीडी चुनाव से, अब उस तरह से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अपना जीत का परचम लहराने जा रही है, जिसकी शुरुआत वार्ड नंबर 18 नई बस्ती से शुरू होगी। 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक पूर्व मंत्री अजय राय के नेतृत्व में काशी से प्रयागराज तक कांग्रेस जनों द्वारा भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली जाएगी।
राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रयागराज प्रांत की पदयात्रा 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगी। यह जानकारी अजय राय ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में दी। पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक सफलता मिल रही है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा और राष्ट्रीयता की प्रबल भावना बढ़ाने के लिए समस्त भारतवासियों को धर्म, पंथ, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, समुदाय एवं जाति वर्ग की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर संगठित होने के उद्देश्य को लेकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का विशाल कार्यक्रम हर दृष्टि से राष्ट्रीय हित में है। यह अभूतपूर्व, ऐतिहासिक व साहसिक महाजनसंपर्क अभियान है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों का जनता से सीधे संपर्क, संवाद और देश को जानने, समझने और समझाने का प्रभावशाली माध्यम भी है। भारत को राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और भावनात्मक रूप से एकजुट करने का यह महाअभियान है। राहुल गांधी की यात्रा भारत को विकसित महाशक्ति बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला है। जो राहुल गांधी जी की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए चली है, भारत जोड़ो यात्रा, उनके सपोर्ट पे प्रियंका जी के आदेश पर यात्रा प्रादेशिक यात्रा इसका नाम दिया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा प्रारंभ हो रही है। कहीं 9 तारीख से हो रही है, कहीं 10 तारीख से, मेरे यहाँ 11 तारीख से प्रारंभ हम लोग कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज इलाहाबाद से इसको हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ पर संगम में बाकायदे चलकर स्नान होगा, आशीर्वाद लेंगे हम लोग। उसके बाद मनोकामेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ रुद्राभिषेक करने के पश्चात वो यात्रा प्रयागराज के विभिन्न मार्गों से, जो धार्मिक और ऐतिहासिक मार्ग हैं, क्योंकि वो बलिदानियों की नगरी है, क्रांतिकारियों की नगरी है प्रयागराज, वहाँ पर चल के उनको प्रणाम करेंगे। उस दिन वो यात्रा उसी रास्ते से गुजरेगी और रात्रि विश्राम भी हम लोग प्रयागराज में करेंगे। और विभिन्न मार्गों से पूरे 12 जिले में आखिरी दिन 22 तारीख को काशी में उस यात्रा का समापन हम करेंगे। अजय जी, इस यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा रहेगी और कौन कौन से लोग, कितने लोग इसमें शामिल होंगे? कम से कम देखिए, उसे प्रादेशिक यात्री 200 हैं जो परमानेंट मेरे साथ, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सिविल सोसाइटी और आम आदमी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये सब लोग मेरे साथ रहेंगे। और उसमें यात्रा 200 की वो संख्या रहेगी और प्लस हर जिले में हजारों हजार की संख्या में लोग शामिल होंगे, जिनका पूरा सहयोग और समर्थन होगा। और ये यात्रा का मकसद है कि लोगों के अंदर जो तनाव जो आज पैदा है, जो बेरोजगारी, भूखमरी, जो चीज़ें चल रही हैं, उस सारी चीज़ों को, महंगाई, उन सब चीज़ों को आम जनता तक पहुंचाया जाए, इस यात्रा का मकसद। शहर में पहला बना स्मार्ट बस स्टॉप बसों की बजाय रिक्शा स्टैंड और रैन बसेरा बनकर रह गया है। शहर के पहले स्मार्ट बस स्टॉप पर बसें तो रुकती नहीं, अलबत्ता यह रिक्शा स्टैंड और रैन बसेरा बनकर रह गया। बनारस के पहले स्मार्ट बस स्टॉप का पिछले दिनों बड़े धूमधाम से उद्घाटन हुआ था। दावा था कि यह बनारस ही नहीं, प्रदेश का पहला स्मार्ट बस स्टैंड है। उद्घाटन नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा के हाथों कराया गया था। यह बस स्टॉप रात को सौर ऊर्जा की बिजली से जगमग करता है। कहा गया था कि यहाँ इलेक्ट्रिक बसें सवारियां उतारेंगी और चढ़ाएंगी। सिगरा स्टेडियम की दीवार से सटकर बनाए गए इस बस स्टॉप की उपयोगिता शुरू से ही सवालों के घेरे में थी, क्योंकि स्मार्ट सिटी ने मानक के विपरीत इसे संकरी रोड पर स्थापित किया था। लेकिन बनने के बाद इसकी यह हालत होगी, किसी ने सोचा न था। यहाँ बसें तो रुकती नहीं, अलबत्ता ये रिक्शा और टोटो स्टैंड बनकर रह गया है। रात में यह रैन बसेरा में तब्दील हो जाता है। गरीब और बेघर लोग इसकी छत के नीचे रातें गुजारते हैं। लोग ये समझने में असफल हैं कि आखिर किस मजबूरी के तहत यह बस स्टैंड यहाँ बनवाया गया है। फिल्म भोला की शूटिंग के सिलसिले में सिने अभिनेता अजय देवगन खुली जीप में काशी की सड़कों पर घूमते नजर आए। फिल्म स्टार अजय देवगन बुधवार की सुबह बनारस की सड़कों पर खुली जीप में नजर आए। सिंघम का यह अंदाज देखने के लिए लोग सर्दी में भी सुबह सुबह घर से निकलकर सड़क पर पहुंच गए। काशी में अजय देवगन की फिल्म भोला की शूटिंग चल रही है। इसके कुछ सीन गोदौलिया स्थित मारवाड़ी अस्पताल के सामने शूट किए गए। अजय देवगन फिल्म की शूटिंग के लिए 2 दिन पहले ही काशी पहुंच गए थे। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजा किया। वहीं गंगा में नौकायन कर शूटिंग के लिए स्थल देखे नाव से ही रामनगर तुर्क भी पहुंचे। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर द्वारा संचालित देवा केंद्र का सप्ताह व्यापी कार्यक्रम बुधवार को संपन्न हुआ। विश्व दिव्यांग दिवस पर देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर द्वारा संचालित देवा केंद्र के कमच्छा स्थित प्रांगण में आयोजित सप्ताह व्यापी कार्यक्रम का बुधवार को समापन हुआ। समापन के अवसर पर निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य व मधुमेह परीक्षण शिविर व कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इसका शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती एलिजाबेथ बर्नार्ड, विशिष्ट अतिथि मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना, फ्रांसीसी सोशल वर्कर जो मैक्स थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर तुलसी, अध्यक्ष डिस्क संस्थान ने किया। इस अवसर पर 100 से ज्यादा लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित 50 दिव्यांग बंधुओं को अतिथियों के कर कमलों द्वारा कंबल वितरित किया गया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में डॉक्टर नीरज खन्ना ने बताया कि आज हम लाड प्यार से अपने बच्चों को जो मोबाइल थमा दे रहे हैं, यह बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। इससे बच्चे बाहरी खेलों से न सिर्फ दूर होते जा रहे हैं, बल्कि मधुमेह जैसी बीमारियों के चपेट में आते जा रहे हैं। यह समाज के लिए गंभीर विषय है। अतः अभिभावक अपने बच्चों के साथ खेल कूद में समय दें, उन्हें और अपने को निरोग रखें। हम लोग बच्चों को वो खेलें ना, वो परेशान ना करें, इसके लिए मोबाइल थमा देते हैं। तो पहला डायबिटीज़ का होने का कारण ये मोबाइल भी है ना। हम बच्चों के साथ खेलें, वो जब शरारत करते हैं तो उनके साथ हम बच्चा बन जाएं, ना कि उससे पिंड छुड़ाने के लिए उनको मोबाइल थमा दें। तो एक पहला बात ध्यान ये रखना है। दूसरी बात, जो डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी होने में बड़ा कारण है कि हम लोग गाँव में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा स्वागत चाउमीन से लोग करने लगते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भगवान हमको प्रकृति में देते हैं, जैसे अमरूद देते हैं, गाजर देते हैं, जो नेचुरल चीज़ें हमको भगवान हर चीज़ से बचाव करने का रास्ता देता है, हमको स्वस्थ रखने का रास्ता देता है। ये देखिए, जाड़े में खिली खिली धूप है, इससे हमको शरीर में गर्मी भी आती है और विटामिन डी की भी पूर्ति होती है। तो हम बच्चों के साथ बैठें, उनका कड़वा तेल अजवाइन गर्म करके धूप में मालिश करें, उनके साथ खेलें, उनके नाखून काटें, उनके पैरों को देखें। इससे हमारा व्यायाम भी होगा और उन बच्चों के साथ हमारा जुड़ाव भी होगा। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर तुलसी ने बताया कि आज दिव्यांगता 21 प्रकार के हो चुके हैं। दिव्यांगों में शिथिलता कारण मधुमेह रोग पनप रहा है। ऐसे में इस तरह के शिविर की नितांत आवश्यकता है। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य है कि देखिए, भारतवर्ष में दिव्यांगों की संख्या बढ़ती जा रही है और दिव्यांगों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनके प्रकार भी बढ़ रहे हैं। अब 21 तरह के दिव्यांगजन हो गए हैं। सवाल ये उठता है कि इन दिव्यांगजनों के संग में बहुत प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि मधुमेह, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर भी इनमें शुरू हो गया है। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जिनमें जुवेनाइल डायबिटीज़ के भी लक्षण मिल रहे हैं, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। ऐसे ही शारीरिक रूप से जो दिव्यांग आए हैं, उनके संग में भी यही इसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। खास करके कोविड के बाद में इस तरीके के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है, मैं माता पिता को भी बताना चाहूँगा कि इन बच्चों का ज़रूर एक बार मधुमेह परीक्षण कराना ज़रूरी है। और साथ में हमको अन्य बातों में जो विशेष ध्यान रखना है कि इनको चीनी और चीनी से बने सामान को ना खिलाएं, क्योंकि इससे बच्चों में, मानसिक दिव्यांग बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है। आज का दिन बहुत विशेष रहा। करीब 200 बच्चों का हम लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया, उनका IQ टेस्टिंग किया और यहाँ कई ऐसे शारीरिक दिव्यांग आए थे जो बहुत ही गरीब तबके थे, उनको कंबल वितरण का भी समारोह संपन्न हुआ। अंत में आए अतिथियों का स्वागत और धन्यवाद देवा केंद्र के सचिव श्यामलाल पटेल ने किया। इस कार्यक्रम में सुशील कुमार, विशाल, दीपक, डॉक्टर TS शर्मा, प्रमोद वर्मा, रामनारायण प्रिंसिपल, देवा इंटीग्रेटेड स्कूल, मोनिका, पूनम, विजयपाल, वीरेंद्र, प्रदीप, मंजेश, अनुपमा, अखिलेश, संजय, साधना एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। CBSE टेबल टेनिस क्लस्टर 5 टूर्नामेंट का आयोजन RS वर्ल्ड स्कूल में 8 से 10 दिसंबर तक हो रहा है। CBSE टेबल टेनिस क्लस्टर 5 टूर्नामेंट का आयोजन राजा तालाब स्थित RS वर्ल्ड स्कूल में गुरुवार से हो रहा है। 8 से 10 सितंबर तक होने वाले टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के 26 जिलों के 52 विद्यालयों से 300 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। 3 दिवसीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट के कुंभ में 52 बालक बालिका की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट को भव्य बनाने के लिए विद्यालय की तरफ से तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। यह बातें बुधवार को RS वर्ल्ड स्कूल के वाइस चेयरमैन आयुष जायसवाल ने नगर के भेलूपुर स्थित विद्यालय के सिटी ऑफिस परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताई। उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट की सफलता और निष्पक्षता के लिए प्रतिभावान बालक बालिका खिलाड़ियों की विभिन्न टीमों के साथ 52 कोच और 52 मैनेजर भी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से विद्यालय परिसर में 3 CBSE टेबल टेनिस क्लस्टर 5 टूर्नामेंट 2022-23 का उद्घाटन होगा।
वाइस चेयरमैन ने बताया कि टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने वाले सभी बालक और बालिका खिलाड़ियों के आवास, भोजन, आवागमन आदि सुविधाओं की भी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं को एक प्रतिष्ठित मंच प्रदान करना है, जिससे होनहार खिलाड़ी अपने विद्यालय, परिवार के साथ ही अपने जिले व देश का मान बढ़ा सकें। खेल की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि खेल खिलाड़ियों को मजबूत, आत्मविश्वासी और कुशल बनाता है तथा विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास और चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। ये CBSE क्लस्टर है पूर्वांचल के 26 जिले का बनारस में आयोजन किया जा रहा है और RS वर्ल्ड स्कूल बड़े सौभाग्य से बताना चाहता है, गर्व से बताना चाहता है कि उसको पहले ही स्थापना दिवस पे उन्होंने एक क्लस्टर आयोजन करने का मौका दिया गया। कितने बच्चे भाग लें? करीब 300 से अधिक बच्चे इसमें आएंगे पूर्वांचल से पूरे मिलाकर। क्या क्या 52 स्कूल इसमें से आ रहे हैं, 52 स्कूल्स पार्टिसिपेंट है इसमें। क्या क्या करने जा रहे हैं कार्यक्रम में? क्या है कार्यक्रम में? कल आपका 8 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी होगा। आपका ओपनिंग सेरेमनी में स्कूल्स जो आती है, पार्टिसिपेंट होती है, उनका मार्च पास्ट होता है, उसका प्लेस दिलाया जाता है, सारे गेस्ट आते हैं। साथ ही साथ इसमें एक तरीके का फंक्शन, जैसे कोई भी ओलंपिक आप देखते हैं या कोई कॉमनवेल्थ में ऑर्गेनाइज किया जाता है, वेलकम फंक्शन होता है, तो एक वेलकम फंक्शन किया जाएगा। फिर मैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर 9th से आपका मेजर मैच होगा और 10th को मेरा जो है क्लोजिंग सेरेमनी, जितने भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो स्टेडियम में करेंगे? स्टेडियम में करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो स्कूल का स्टेडियम भी है उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। चीफ गेस्ट कोई आ रहा है आपके? चीफ गेस्ट के आपके इंटरनेशनल प्लेयर रहेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बुलाया जा रहा है और 1-2 और चीफ गेस्ट के बारे में बात हो रहा है, कल आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।